Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Students, today is our topic is thermoregulation, which is the last topic of Unit 1. आज हम थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोरेगुलेशन है क्या? Thermoregulation is the ability of an organism to keep its body temperature within certain boundaries, even when the surrounding temperature is very different. थर्मोरेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें, ऑप्टिमम रेंज तक उसको मेंटेन करें, चाहे एनवायरमेंटल टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट होती रहें, वो हाई होते रहें, लो होती रहें, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, फिक्स रहे, उसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं. जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, एनिमल में मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हो रहे हैं थर्मोरेगुलेशन के, बाय इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड कंडक्शन. तो इन डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू एनिमल्स में हीट इनटेक भी हो रहा है, हीट आउट भी हो रही है. इवेपोरेशन के थ्रू आप सब जानते हैं एनिमल्स में जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से भी एनिमल जो है अब्जॉर्ब कर सकता है. कंडक्शन जो होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सम सॉलिड सरफेस, ये बॉडी अब्जॉर्ब करती है, ये कंडक्शन में आ जाती है. इसी तरह सन से भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब कर रही है बॉडी. तो इस तरह के मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हम इसमें पढ़ेंगे कि एनिमल या प्लांट किस तरह से एनवायरनमेंट से हीट लेता है और अपनी बॉडी में क्या क्या अडाप्टेशंस डेवलप करता है ख़ुद को उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं और लो टेम्परेचर में प्लांट्स खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा तो प्लांट में एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. एट सर्टेन लिमिट इट इज़ बेनिफिशियल. आफ्टर दिस लिमिट इट डीनेचर्स द एंजाइम 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर. एक ख़ास लिमिट तक तो जैसे टेम्परेचर राइज़ होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, केमिकल रिएक्शंस जो हैं प्लांट बॉडी में वो भी इंक्रीज़ होंगे, बट अप टू सर्टेन रेंज. जब ये सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है हाई होता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डी नेचरिंग ऑफ एंजाइम 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर. क्यों होती है? एंजाइम का जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो डी नेचर होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. ज़ाहिर है जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डी नेचर हो जाएगा सो एंजाइम कांट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. दैट्स वाई इट कैन किल द प्लांट. तो प्लांट्स में क्या अडाप्टेशन है इस हाई टेम्परेचर में खुद को सर्वाइव करने की, खुद को फंक्शनली जो है अडॉप्ट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेटिव कूलिंग. प्लांट्स जो हैं बाय ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. आप सब जानते हैं ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होती है? थ्रू क्यूटिकल भी होती है, थ्रू स्टोमेटा होती है, थ्रू लेंटिसेल्स भी होती है. तो ये ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर्स जो हैं वो मान्यूट से पोर्स से प्लांट से रिलीज़ होते हैं, जिससे प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. तो ये एक अडाप्टेशन है हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए. हाई इवेपोरेशन कैन कॉज स्टोमेटा क्लोजर बाय एक्टिवेटिंग द एब्सिसिक एसिड. इसी तरह एक और अडाप्टेशन है प्लांट्स में कि अगर इवेपोरेशन रेट बढ़ता रहे, मींस टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है और ट्रांसपायरेशन रेट भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लांट में वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे प्लांट विल्ट हो सकता है. विल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं. इसलिए क्या करते हैं प्लांट में अडॉप्टेशन है कि वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो स्टॉप हो सके. तो वो कैसे स्टोमेटा क्लोज होंगे? बाय एक्टिवेटिंग एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड एंजाइम ये प्लांट का हार्मोनल इफेक्ट है कि वो एब्सिसिक एसिड जो को एक्टिवेट कर लेगा जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. एक तो ये अडाप्टेशन है. इसकी नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम भी शो करूँगी कि किस तरह से एब्सिसिक एसिड का रोल है स्टोमेटा को क्लोज करने में. नेक्स्ट है इसकी टेम्परेचर रीजन. प्लांट सिंथेसाइज LHSP हीट शॉक प्रोटीन्स. अभी हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्लांट्स जो हैं ख़ास ये जो है टेम्परेट रीजन्स हैं. एक्चुअली ये टेम्परेट रीजन्स में प्लांट क्या करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं. वो हीट शॉक प्रोटीन्स क्या हैं?
प्लांट यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, मींस 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है प्लांट की जो फंक्शनिंग है उसमें जो एंजाइमेटिक फंक्शनिंग है वो इंक्रीज़ होती रहती है बिकॉज ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसके जो फंक्शनिंग है वो भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन इससे ऊपर जो है प्लांट की फंक्शनिंग या एंजाइमेटिक फंक्शनिंग वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तब किसका काम होता है? हीट शॉक प्रोटीन्स का काम होता है। हीट शॉक प्रोटीन्स हीट स्ट्रेस में या हाई टेम्परेचर में भी फंक्शनली अडॉप्ट कर सकते हैं, प्लांट को इस काबिल बनाते हैं कि प्लांट अपनी फंक्शनिंग जारी रखे। अभी किस तरह करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन खुद को ओवरलैप कर लेते हैं अराउंड द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, अराउंड द एंजाइम्स, जिसे वो खुद प्रोटेक्ट रहते हैं और हीट शॉक प्रोटीन्स हर किस्म की हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है। प्लांट फंक्शनली जो है वो स्टेबल रहता है। तो ये 3 अडाप्टेशंस हैं प्लांट की हाई टेम्परेचर के लिहाज से। नेक्स्ट है प्लांट की अडाप्टेशंस लो टेम्परेचर के लिहाज से क्या हैं। लो टेम्परेचर में देखें, फॉल ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज अ लिपिड थिकन्स इट लूजेज इट्स फ्लूइडिटी। लो टेम्परेचर में क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लिपिड थिक होता जाएगा। जैसे जैसे लिपिड थिक होता जाएगा उसकी फ्लूइडिटी जो है वो कम से कम होती जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप सब जानते होंगे जो मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है। मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड द पाथवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये पैसेज प्रोवाइड करती है। अगर लिपिड ही थिक हो जाए, अपनी फ्लूइडिटी लॉस कर ले, तो वो जो पैसेज है मेम्ब्रेन का, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन में, वो थिक हो जाएगी, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर लेगी, तो वो जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे जो प्लांट है उसकी फंक्शनिंग पे मेजर इफेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इट आल्सो इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन वर्किंग। प्रोटीन्स भी आप सब जानते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे इंस्टिंक्टिव प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होती हैं। जब मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग ही लॉस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन्स भी अपना प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से जो है लो टेम्परेचर की वजह से ये इसकी फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर्म आइस क्रिस्टल्स आउटसाइड द सेल वॉल एंड इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर हो तो आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो जाती है सेल वॉल के बाहर भी और जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर भी। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट अगर आप रिकॉल करें, अगर तो इसमें जो है हमने कुछ पाथवेज पढ़े होंगे आपने, एपोप्लास्ट पाथवे, प्रोटोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवेज। तो थ्रू सेल वॉल जो पाथवेज होते हैं वो होते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, थ्रू प्रोटोप्लाज्म जो पाथवेज होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट पाथवेज होते हैं। तो ये जो पाथवेज हैं ऑफ कोर्स ये भी फिर ब्लॉक हो जाते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, आयंस के, वो इनके थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। ये सारे किसके इफेक्ट्स हैं? लो टेम्परेचर के इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की परफॉर्म नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ डिफरेंट पाथवेज। तो अब यहाँ पे है अडॉप्टेशंस। प्लांट इस लो टेम्परेचर में खुद को कैसे अडॉप्ट करता है? इट प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू कोगुलेट, टू कंडेंस। वो कंडेंस जल्द हो जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो है ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वो जो हैं कोगुलेट नहीं होते। ज़्यादातर जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें, तो जब वो कोगुलेट नहीं होंगे तो पैसेज भी ब्लॉक नहीं होगा। एक तो ये अडॉप्टेशन है कि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो सैचुरेटेड की बजाय अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होती है, प्रोड्यूस होती है। और दूसरा है प्लांट्स ऑफ कोल्ड रीजन एक्यूमुलेट मोर अमाउंट्स ऑफ साल्ट्स इन देयर सेल टू मेक इट्स साइटोसोल सुपर कूल विदाउट बीइंग आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। एक और अडॉप्टेशन है कोल्ड रीजन में जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनका जो साइटोसोल है उसमें आइस क्रिस्टल्स बनने से रोकते हैं साल्ट्स। वो क्या करते हैं? अपनी साइटोसोल्स में साल्ट्स का जो एक्यूमुलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी जो है चाहे साइटोसोल सुपर कूल भी हो जाए लेकिन आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसकी एक आपको एग्जांपल दूं, आप बर्फ़ है, बर्फ़ में अगर आप साल्ट्स, थोड़ा सा पिंच ऑफ साल्ट्स अगर आप डालें एज़ कम्पेयर टू दैट आइस जिसमें साल्ट नहीं है, तो वो आइस जिसमें आपने पिंच ऑफ साल्ट डाला है वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट होती है। अब वो क्यों मेल्ट होती है?
क्योंकि जो साल्ट सॉल्यूट का उसमें जो अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें उसकी मेल्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना यहाँ पे पुट होता है कि ये भी अपने जो साइटोसोल है उसमें साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशन बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन जितना भी कोल्ड हो जाए, लेकिन अंदर जो है साइटोसोल में आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस नहीं होती, इसका साइटोसोल चाहे सुपर कूल भी हो जाए। तो ये अडॉप्टेशंस हैं प्लांट्स की लो टेम्परेचर के हवाले से। यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है प्लांट की हाई टेम्परेचर के हवाले से भी और लो टेम्परेचर के हवाले से भी। आप टॉप पे देखें, टॉप पे हाई टेम्परेचर के हवाले से है, इसको जिसको हमने लिक्विफैक्शन का नाम दिया है, लिक्विड लिक्विफैक्शन। यहाँ पे देखें लिपिड, आप सब जानते हैं जो इसकी मेम्ब्रेन होती है प्लांट की फास्फोलिपिड बाइलेयर की है। तो यहाँ पे इसका ड्यू टू हाई टेम्परेचर इसका जो सारा स्ट्रक्चर है इसका मेम्ब्रेन का, ये डीनेचर हो गया है, स्ट्रक्चर लॉस हो गया है, इसके लिपिड के मॉलिक्यूल्स की लिक्विफैक्शन हो गया है, मींस ये सारे ब्रेक डाउन हो गए लिपिड के मॉलिक्यूल्स। तो ये हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है। जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा है कि इसका जो डीनेचर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंजाइम का, वो भी डीनेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर से मेम्ब्रेन भी अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकती, उसमें लिक्विफैक्शन हो जाती है, फ्लूइडिटी उसकी जो है वो इफेक्टेड होती है। तो ये हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है। नीचे इसके जो है वो लो टेम्परेचर का इफेक्ट है। इसमें देखें आप, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड जेल स्टेट। सॉलिड जेल स्टेट इसकी डेवलप हो जाती है। अगर आप इस डायग्राम को और से देखें तो इसमें जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इलॉन्गेटेड फॉर्म में, ये आपस में उलझे हुए हैं, इंटरवोवन हुए हैं आपस में। इस तरह की इसमें स्टेट है कि ये जो है एक ख़ास किस्म का जो पैसेज है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसमें किसी किस्म का मॉलिक्यूल ख़ुद को फिट नहीं कर सकता, ख़ुद को वो अपने आप को यहाँ से उसका रास्ता यहाँ से कोई उसको नज़र नहीं आता, मीन्स वो ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इनका जो है सॉलिड जेल स्टेट टाइप प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से जो है इनका मेम्ब्रेन का जो पैसेज है तो पाथवे है वो ब्लॉक हुआ है। ये किसके इफ़ेक्ट्स हैं? ड्यू टू हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के हवाले से मेम्ब्रेन्स पे इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ये भी बात जो पीछे अभी हुई है कि जो अगर टेम्परेचर हाई हो तो प्लांट्स जो हैं अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं बाय एक्टिवेटिंग एब्सिसिक एसिड। अब वो कैसे होता है इसकी अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो है वेल वाटर्ड कंडीशंस दिखाई गई हैं। अगर प्लांट को वेल वाटर कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं जो कि जिसमें पीएच दिखाई गई है 6.3 ही रहती है, 6.3 टू 5 6.5 तक ही होती है पीएच। तो इस वेल वाटर्ड कंडीशन में यहाँ पे देखें आप एब्सिसिक एसिड ABA किस में कन्वर्ट हो रहा है? ABAH में। तो जो वाटर है, वाटर का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्ट करके ABAH कंपाउंड में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे ये ABA जो है इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आप राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर स्ट्रेस है। जो ही वाटर स्ट्रेस होगी तो यहाँ पे पीएच भी हाई हो जाएगी, 7.2 हो गई है। तो पीएच जैसे ही हाई हुई है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो गया है, तो गार्ड सेल्स यहाँ पे क्लोज हो गए। गार्ड सेल्स जैसे ही मिले तो स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो ये वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, वही बात हुई है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हुआ बिकॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस और स्टोमेटा क्या हुए? क्लोज हो गए। ये एक प्लांट्स के मेसोफिल सेल की यहाँ पे क्लियरली डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब तक हमने प्लांट्स में पढ़ा है थर्मो रेगुलेशन, अब एनिमल्स की तरफ आते हैं। एनिमल्स में भी मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं बॉडी हीट गेन के, बॉडी हीट लॉस के। तो यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, इसके थ्रू भी इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के थ्रू भी हीट इनटेक करते हैं, मुख्तलिफ रेडिएशंस के थ्रू भी बॉडी हीट गेन करते हैं। और इवेपोरेशन भी एक मैकेनिज़म है जिसके थ्रू जो है एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज का मैकेनिज़म होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की टेम्परेचर के लिहाज से क्लासिफिकेशन है कि एनिमल्स खुद को किस तरह से टेम्परेचर में एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट है पोकिलोथर्म्स। पोकिलोथर्म्स का दूसरा नाम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, मींस जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हुआ उसमें कोई फ्लक्चुएशन हुई, इनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये मींस इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन द
एनवायरमेंटल टेम्परेचरल कंडीशंस, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। इनका अपना कोई फिक्स नहीं होता, कोई ऑप्टिमम सेट पॉइंट नहीं होता इनके टेम्परेचर का बॉडी का। तो इनको हम क्या कहेंगे, पोकिलोदम्स कहेंगे। इसमें सारे इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं। नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप है होमियोदम्स, जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आएंगे। मींस इनका अपना बॉडी टेम्परेचर ख़ास अपना होता है, ख़ास सेट पॉइंट होता है, जो कि फ़िक्स रहता है, जो कि अपनी पोजीशन पे सेट रहता है, जो ना बढ़ता है ना कम होता है, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसी भी हों, इनका अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे मज़ीद क्लासिफिकेशन एनिमल्स की क्यों आई है, ये थोड़ा सा बताती चलूँ। क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन थी, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑन द ऑफ एनिमल्स, के कुछ एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कुछ का नहीं करता, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। बहुत सारे वार्म ब्लडेड ऐसे भी थे जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता था विद एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसी तरह बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे भी थे जिनका बॉडी टेम्परेचर अपना ही था, कोई ख़ास स्पेसिफिक अपना टेम्परेचर था, वो जो फ्लक्चुएट नहीं करता था एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए नई क्लासिफिकेशन स्कीम एनिमल्स की बनाई गई ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन एनिमल्स की 3 टाइप्स हैं, एंडोदर्म्स, एक्टोदर्म्स एंड हेट्रोदर्म्स। फर्स्ट एंडोदर्म्स। एंडोदर्म्स क्या हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट, अपनी बॉडी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। मैमल्स, बर्ड्स और फिशेस इनमें आते हैं। नेक्स्ट है एक्टोदर्म्स, ये अपनी हीट खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि दे ड्राइव मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट से ये हीट ड्राइव करते हैं। इसमें फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आएंगे। अब नेक्स्ट इसके जो थर्ड टाइप है वो है हेट्रोदर्म्स। हेट्रोदर्म्स कौन से एनिमल्स होते हैं, दे हैव चेंजेबल बॉडी टेम्परेचर, they produce their own heat but don't use this heat for thermoregulation। वो अपनी हीट तो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी थर्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मींस अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो हीट यूज़ नहीं करते। बाकी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन हीट। इसमें बैट्स भी हैं, हमें बर्ड्स भी हैं, जो कि हेट्रोदर्म की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन इन एनिमल्स फॉर हीट एक्सचेंज रेगुलेशन। एनिमल्स में कौन कौन से अडॉप्टेशंस हैं कि वो ख़ुद को फिट कर सकें, मेंटेन कर सकें अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंज। तो वो एनवायरनमेंट में चाहे जो भी चेंजेस हैं, जो एनिमल है वो अपनी बॉडी को फिट रखे, सूटेबल रखे किसी ख़ास टेम्परेचर में, ख़ास एनवायरनमेंट में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी अडॉप्टेशन कहलाती है। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं, द एबिलिटी टू चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देम सूटेबल और फिट टू लिव विद इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कि ख़ास चेंज हो किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसको फिट रखे, सूटेबल रखे किसी ख़ास एनवायरनमेंट में। तो अडाप्टेशन हम पढ़ते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चेंजेस लाए कि वो उसको अडॉप्ट कर सकें टू वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसमें वो खुद को फिट कर सके, अडॉप्ट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स दिखाए गए हैं कि ये जो हमारी स्किन की डर्मिस में होते हैं, तो ये स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कूलिंग इफेक्ट काज करता है टू डेसिपेट एक्सेसिव हीट फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमें हीट स्ट्रेस से बचाते हैं। नेक्स्ट अडॉप्टेशन है स्ट्रक्चरल में लंग्स। अब लंग्स का क्या काम है, लंग्स अगर आप देखें वैसे तो इनका जो फंक्शन है मेन वो गैसेस एक्सचेंज का है फ्रॉम द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी, लेकिन इनका ये भी फंक्शन है साथ साथ ये थर्मो रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। वो कैसे कि ये बहुत सारी हॉट गैसेस अपनी बॉडी से जो है वो रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम द लंग्स, वो भी रिमूव होती हैं। बहुत सारी हीट भी गैसेस के थ्रू अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं लंग्स, मींस इनका भी कुछ रोल है थर्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग बेसिकली डॉग्स में देखी गई है। इस डॉग्स में क्या होता है, ये भी जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टंग मोस्टली आपने देखा होगा अपनी खोले हुए होते हैं, निकाली हुई होती है। क्यों, ताकि जो है इनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ख़ास किस्म की मॉडिफाइड हुई होती है, जिसमें ख़ास किस्म के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये उसके थ्रू स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इनमें कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है
तो ये चीज़ सिर्फ डॉग्स में देखी गई है और मोस्टली इन समर में देखी गई है। नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज होती क्या है? प्लेज थिक फर होती है जो कि ज़्यादातर इन मैमल्स में ही होती है। ये फर क्या करती है? एनिमल्स को फ्रॉम कोल्ड स्ट्रेस से बचाए रखती है। तो ये भी एक किस्म की इनकी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है जो कि उनको कोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर से बचाए रखती है। प्लेज ये ज़्यादातर मैमल्स में देखी गई है। नेक्स्ट है, अब तक थी इनकी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस, अब हम इनकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस में आते हैं। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस क्या है इनमें अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो कैटेगरीज हैं। ग्रेटर रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन इन वार्मथ टू डिसिपेट हीट, एंड सेकंड कैटेगरी इज लोअर रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन इन कोल्ड टू मिनिमाइज हीट लॉस। जब हॉट टेम्परेचर हो एनवायरनमेंट का, तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ रही हूँ। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर हॉट है तो जो ब्लड वेसल्स की जो ब्लड रेगुलेशन है ज़्यादातर वो पेरिफेरल पार्ट की तरफ आ जाती है, मीन सुपरफिशियल पार्ट की तरफ आ जाती है, जो कि क्या है? हमारी बॉडी का स्किन है। मीन जो ब्लड वेसल्स हैं उनका फ्लो ज़्यादातर आउटर मोस्ट लेयर स्किन की तरफ आ जाते हैं टू डेसिपेट एक्सेसिव हीट, ताकि बॉडी से जो है एक्सेसिव हीट लॉस होती रहे हॉट टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है? कोल्ड टेम्परेचर में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। कोल्ड टेम्परेचर में ब्लड वेसल्स अंदर ही अपने इंटरनल पार्ट में ही कंस्ट्रिक्ट रहते हैं, वहीं पे उनका ब्लड फ्लो होता है टू मिनिमाइज एक्सेसिव हीट लॉस, ताकि हीट लॉस कम से कम हो, उसको बचाया जा सके। इसलिए जो है जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुई होती है। ये जो दो टर्म्स हैं ये वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डिलेशन में आते हैं। जो फर्स्ट टर्म अभी आपको बताई है वो वैजो डिलेशन है, सेकंड टर्म वैजो कंस्ट्रिक्शन है। इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में मेंशन करूँगी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में प्लमेज फ्लफिंग भी है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं अपने परों को फड़फड़ाते हैं ताकि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। इस तरह स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, वो भी अभी आपने पढ़ा है, कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं। तो ये चीज़ इसकी जो अभी हमने पढ़ी है वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डिलेशन। अगर आप इसकी फर्स्ट डायग्राम में देखें इसकी लेफ़्ट साइड पे, ये है वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन में अगर आप देखें तो इसमें देखें बिल्कुल जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं में ही ब्लड सप्लाई हो रही है। वो अपने ब्लड वेसल्स अंदर ही की तरफ कंस्ट्रिक्ट हैं, स्किन की तरफ या एपिडर्मस की तरफ कोई ब्लड फ्लो नहीं है। जबकि वैजो डिलेशन में देखें, वैजो डिलेशन में एक तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो थिक होके वो बिल्कुल सुपरफिशियल पार्ट पे एपिडर्मस के बिल्कुल क्लोज आ गई हैं, और यहाँ पे एरोज़ के भी साइन आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट एरोज़ के इन ब्लड वेसल्स के अंदर बिल्कुल राइट साइड पे। तो ये इनका जो फ्लो है ब्लड फ्लो ज़्यादातर एपिडर्मस या बिलो द स्किन हो गया है टू डेसिपेट एक्सेसिव हीट लॉस। तो वैजो डिलेशन समर में होती है और वैजो कंस्ट्रिक्शन विंटर में होती है, या मीन्स जब कोल्ड हो तब होती है। तो ये जो दोनों मैकेनिज़म्स हैं ये मैमल्स में देखे गए हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन एंड वैजो डिलेशन। नेक्स्ट है बिहेवियरल एडाप्टेशंस। हमने स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस देखे, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस देखे। अब बिहेवियरल एडाप्टेशंस मींस प्लांट या मींस एनिमल्स जो हैं अपने बिहेवियर के थ्रू किस तरह से खुद को अडाप्ट करते हैं टू मेंटेन द थर्मो रेगुलेशन, इस फिनोमिना को कैसे वो मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्राउंड स्क्विरल्स मूव टू बरोज इन मिड डे हीट। गुलैरियाँ आपने देखी होंगी, ज़्यादा जब दिन के टाइम गर्मी होती है तो वो छोटी छोटी बरोज़ में चली जाती हैं खुद को हीट एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए। नेक्स्ट है सन बास्किंग। सन बास्किंग लिजर्ड में देखी गई है, और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सील है जो कि बुक में आपकी नहीं है मेंशन, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सील जो है ये बहुत ठंडे पानी में रहते हैं, तो इनको भी सन बास्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये भी देखें आप क्लियरली दिखाया गया, सन बास्किंग कर रहे हैं, और लिजर्ड भी सन बास्किंग करें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, मोस्टली विंटर में। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में किस तरह से थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म्स हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स आर एंडोडर्म्स, दे प्रोड्यूस हीट बाय टू वेज, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। First at shivering thermogenesis, the rate of heat production increased by muscle contraction, moving, running. एक तो मसल्स के कंट्रैक्शन से भी जो है हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है, मीन्स मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, कांप रहे हैं हम, हमारी शिवरिंग होती है, तो इससे भी मसल्स हमारे कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है।
और हम इसी तरह मूविंग है, रनिंग है, इन सब में भी हमारे मसल्स का रोल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और हमें कोल्ड स्ट्रेस से कोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर से बचाती है। नॉन शिवरिंग में क्या आएगा? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ब्राउन फैट्स फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, न्यूबॉर्न मैमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट। ज़्यादातर ये जो है न्यूबॉर्न मैमल्स में होता है, जो कोल्ड क्लाइमेट में ही रहते हों, कांस्टेंट कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस हों, तो उनमें ब्राउन फैट्स की डेपोजिशन होती है इनकी स्किन में। वो क्या करती है, वो मोस्टली अडॉप्टेड होती है फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। इसी तरह स्किन भी है एक एज अ ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन। स्किन बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गन है थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। जैसे अभी आपने देखा है कि स्किन के ऊपर ही हेयर्स होते हैं जो कि एयर ट्रैप करते हैं। एयर आप सब जानते हैं गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसी तरह स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं। तो स्किन भी एक बेटर अडॉप्टेड ऑर्गन है फॉर थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है फर राइजिंग। फ़र, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं फ़र इस तरह से अपने फुलाए हुए होते हैं। ये भी ज़्यादातर विंटर में ही होते हैं, देखा गया है। तो ये फ़र क्यों फुलाते हैं? अपने फ़र के इन बिटवीन एयर को ट्रैप करते हैं। एयर यू मस्ट नो इज़ अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो वो जो थिक एयर की इंसुलेशन अपनी फ़र में जब वो रिटेन रखते हैं, जिससे क्या होता है, इनको ठंड महसूस नहीं होती। एक किस्म की एयर की लेयर आ जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर आ जाती है जो उनको फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाती है। नेक्स्ट फैटी लेयर है। फैटी लेयर मींस ब्लबर। ये थिक फैटी लेयर होती है, ये वेल्स में पाई जाती है। वेल्स आप सब जानते होंगे कोल्ड एंड वाटर में जो है सरवाइव करती है, रहती है। तो कोल्ड वाटर में, एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में होती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में अगर इसने सरवाइव करना है तो इसको इसमें ऐसी अडॉप्टेशन होनी चाहिए जो इसको, इसके जो थर्मो रेगुलेशन है, इसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखे। तो ब्लबर क्या होती है? थिकेस्ट फैटी लेयर होती है जो कि जस्ट अंडर स्किन होती है। वो इसको फ्रॉम कोल्ड वाटर बचाए रखती है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म इन मैमल्स अगेंस्ट वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या किया इनमें अडॉप्टेशन है? अब तक हमने कोल्ड टेम्परेचर में देखी हैं अडॉप्टेशन। वार्म टेम्परेचर के अगेंस्ट इनमें क्या अडॉप्टेशन हैं? हीट डेसिपेट फ्रॉम स्किन सरफेस। स्किन सरफेस से भी हीट इनकी डेसिपेट होती है, जिस तरह से जो आपने अभी देखा है, आपको डायग्राम दिखाई है वेज़ोडाइलेशन की। वेज़ोडाइलेशन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा जो बहा हुआ है वो थ्रू स्किन होता है, वो वहीं पे कंसनट्रेट हो जाती हैं टू डेसिपेट एक्सेसिव हीट। नेक्स्ट है एवेपोरेटिव कूलिंग बाय स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू भी कूलिंग इफेक्ट इनमें होता है। नेक्स्ट है पेंटिंग भी आपने देखा है डॉग्स में होती है, वो भी मैमल्स हैं। और यूज़ ऑफ स्लाइवा एंड यूरिन, एग्जाम्पल है बैट्स। अब बहुत सारे एनिमल्स आपने अगर देखे हों तो वो यूरिनेट कर लेते हैं अपनी बॉडी पे, या अपनी बॉडी पे स्लाइवा स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो वो किस लिए? जस्ट अपनी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये भी इनके बिहेवियर में ही आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल है बैट्स। और भी कई मैमल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। थर्मोस्टेट क्या है? A homeostatic thermostat responds to changes above or below set point which is 37 degrees. थर्मोस्टेट हमारी बॉडी का आप समझ लें एक सेट पॉइंट है जो कि हमारी बॉडी को 37 से अबव नहीं जाने देता और 37 से बिलो नहीं जाने देता। मीन्स दिस इज़ द स्पेसिफिक सेट पॉइंट जो कि फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर फ्लक्चुएट हो भी जाए तो उसको दोबारा उसी सेट पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करता है। किस तरह से कोशिश करता है वो हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे कि अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, अगर लो टेम्परेचर हो जाए तब क्या रिस्पॉन्स देता है। फर्स्ट, रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर। इन केस ऑफ राइज इन टेम्परेचर वार्म सेंसिटिव रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स टू सिस्टम। अब सिस्टम कौन है? हाइपोथैलेमस है। हमारी जो ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में जो सेट पॉइंट है हमारा थर्मोस्टेट, वो हाइपोथैलेमस है। तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो वार्म सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और वो फ़ौरन सिग्नल्स भेजते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? द सिस्टम इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। सिस्टम इसमें किसको कहा गया है? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फ़ौरन क्या करेगा? ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ज़्यादा उसकी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, जो कि किस में आता है? हमने अभी देखा है वेज़ोडिलेशन में आता है। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा, ये एक्टिविटी करेगा स्वेट ग्लैंड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करें जो कि कूलिंग इफेक्ट काज करें। और इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन भी होती है, वाटर
वेपर्स बॉडी से रिलीज़ हों जिससे क्या हो, कूलिंग इफेक्ट काज हो। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जब करेगा तो बॉडी टेम्परेचर दोबारा हमारे सेट पॉइंट 37 तक आ जाता है। इसी तरह रेस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर हो तब क्या होता है? इन कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड रिसेप्टर्स सेंड इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट हीट लॉस बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। अब ये बिल्कुल उसकी अपोजिट टर्म है, उसमें वैसोडिलेशन हुई थी, इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना है। इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, अपना हीट लॉस को इनहिबिट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो सेंटर में खुद को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपनी ब्लड फ्लो वहीं पे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है ताकि एक्सेसिव हीट लॉस को बचाया जा सके। इसी तरह स्टिमुलेटेड शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज़्म, वो भी अभी आपने पढ़ा है कि शिवरिंग जिसमें मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे हमारी बॉडी को क्या होता है, कूलिंग लो टेम्परेचर से बचाया जा सकता है। और नॉन शिवरिंग में फैटी लेयर डेपोजिशन होती है जिससे बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम लो टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक से ही ली गई है। इसमें इन्होंने दिखाया है कि अगर हमारी सेंटर में देखें हाइपोथैलेमस का ही बताया गया है, ये अगर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8, तो ये नॉर्मल सेट पॉइंट है। अब अगर इससे इम्बैलेंस होता है, पहले आप ऊपर की तरफ देखें इम्बैलेंस जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इम्बैलेंस हो तो क्या होता है, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स कूलिंग मैकेनिज्म्स, कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। कैसे कैसे करेगा? नेक्स्ट है आगे है स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, कैपिलरीज फिल विद वार्म ब्लड एंड रेडिएट फ्रॉम द स्किन सरफेस, हीट जो है वो स्किन सरफेस से ही रेडिएट होगी। ये किसका फिनोमेना है? ये है वेजोडाइलेशन का फिनोमेना कि स्किन की तरफ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह दूसरा क्या काम होगा, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि कूलिंग इफेक्ट काज करेंगे। तो इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों एक्टिविटीज़ से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म्स, और दोबारा से सेट पॉइंट की तरफ बॉडी टेम्परेचर दोबारा इसी की तरफ आ जाएगा। इसी तरह दूसरा इम्बैलेंस क्या होगा, थर्मोस्टेट नीचे की तरफ जो इम्बैलेंस जा रहा है, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स वार्मिंग मैकेनिज्म्स, वार्मिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा? स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर जिससे इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्मोस्टेट शट ऑफ वार्मिंग मैकेनिज्म किससे शट ऑफ करेगा? इससे पहले देखें आप, स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम स्किन टू डीपर टिश्यूज़ एंड रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम द स्किन सरफेस, जो कि किस में आता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन में आता है। मीन्स स्किन की तरफ से इसका जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से डाइवर्ट होकर डीपेस्ट टिश्यूज़ में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और हीट लॉस को कम से कम किया जाता है, जिससे क्या होगा, दोबारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37.8 तक ये सेट पॉइंट दोबारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो थर्मोस्टेट है हमारी बॉडी का, जो हाइपोथैलेमस है वो इसको मेंटेन रखता है, फिक्स रखता है इसी टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था, यहीं पे ही ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।